चलिए, तो इस तीसरी कारिका में क्या बताया जा रहा है? जीव का लक्षण बताया जा रहा है। पहला आप हेडिंग डाल लेंगे, जिनके पास भी पेन कॉपी लेकर बैठे हों, नहीं बैठे हों तो 10 रुपये वाली, 15 वाली, 25 वाली, 50 वाली कोई सी भी अच्छी सी कॉपी लेकर के रख लीजिए और बहुत व्यवस्थित तरीके से अपन इसको समझेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, पहला अधिकार का नाम है जीव अधिकार। हम दूसरी कारिका में जो 9 अधिकार समझ के आए हैं, जीव अधिकार, उपयोग अधिकार, अमूर्तिक अधिकार, कर्ता अधिकार, स्वदेह परिमाण अधिकार, भोक्ता अधिकार, संसार स्थ अधिकार और सिद्ध अधिकार, और लास्ट का ऊर्ध्वगमन स्वभाव जीव का, ये अधिकार थे। ये याद रखना है आपको, पूरे अधिकार कंठस्थ कर लेना है। उन 9 अधिकारों में से हम पहला अधिकार समझ रहे हैं, जीव अधिकार। जिनके पास भी पेन कॉपी हैं वे लिखेंगे तिक। तिक लिखेंगे, जो पहला लिखा है ना शब्द तिक, तिक के सामने लिखेंगे 3। तिक का अर्थ होता है 3। ठीक है, जिनके पास नहीं है कॉपी कल से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो सुनते जाएंगे। तिक का अर्थ है 3। काले मतलब काल, और काले लिखा तो काल में मतलब मैं शब्द में उसका उच्चारण होगा, तो तिक काले मतलब 3 काल में। 3 काल कौन कौन से होते हैं ये? तो 3 काल मतलब भूत, भविष्य और वर्तमान, ऐसा हमें यहाँ लगाना है। इन भूत, भविष्य और वर्तमान, इन 3 कालों में, इसका अर्थ क्या निकल गया? तिक काले का अर्थ क्या हो गया? भूत, भविष्य और वर्तमान काल में। तिक का अर्थ 3 और काले का अर्थ काल। फिर आगे देखिए, एक बहुत ध्यान से देखिए, कारिका को समझिए और कारिका के आधार पर ही आपको अर्थ बताना है। लिखा है मैं नहीं सुनूंगा, आपको गाथा के अर्थ से मैं आपसे अर्थ पूछूंगा। चदु, चदु का अर्थ 4। चदु का अर्थ क्या होगा? 4। पाणा, पाणा का अर्थ होगा प्राण। पाणा का अर्थ क्या है? प्राण। तो इसका अर्थ पूरा क्या हो गया? तिक काले चदु पाणा, मतलब 3 काल में चदु पाण मतलब 4 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं चारों कालों में? तीनों कालों में 4 प्राण होते हैं। किसके? तो जीव का वर्णन चल रहा है तो जीव के लगाना है। किसके वर्णन चल रहा है? जीव के। तो यहाँ जो भी चर्चा चल रही है जीव से संबंधित चल रही है। तो तिक काले मतलब तीनों कालों में चतुपाणा मतलब 4 प्राण होते हैं। किसके? जीव के। अब आगे बता रहे हैं भी 4 प्राण कौन कौन से हैं। तो पहला प्राण है इंद्रिय। इंद्रिय मतलब इंद्रिय प्राण। पहला प्राण कौन सा है? इंद्रिय प्राण। फिर दूसरे का नाम बता रहे हैं बल, तो बल प्राण। लिख लीजिए, बहुत सरल है, इतना इजी है, आपको अनायास समझ में सारी चीज़ें आ जाएंगी। पहला प्राण कौन सा है? इंद्रिय प्राण। दूसरा बल, तो बल प्राण। फिर तीसरा माऊ, माऊ मतलब आयु। माऊ का अर्थ क्या है? आयु। आयु प्राण है तीसरा। फिर चौथा आण पाण। आण पाण मतलब श्वासोच्छ्वास। इसको श्वासोच्छ्वास को प्राकृत भाषा में क्या बोलते हैं? आण पाण। आण मतलब लेना और पाण मतलब छोड़ना, तो श्वासोच्छ्वास इसको कह देते हैं। तो कितने प्राण हो गए? 4 प्राण हो गए। पहला इंद्रिय प्राण, दूसरा बल प्राण, तीसरा आयु प्राण, चौथा श्वासोच्छ्वास प्राण। अब पूरी ऊपर की लाइन का अर्थ क्या हो गया? हम जीव का अधिकार समझ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि जीव के, पहले क्या लगाएंगे हम? जीव के तिक काले तीनों कालों में चतुपाणा मतलब 4 प्राण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला इंद्रिय प्राण, दूसरा बल प्राण, तीसरा आयु प्राण, चौथा श्वासोच्छ्वास प्राण। आ गया? किसको समझ में नहीं आया हैंड रेस करेंगे। जिनको समझ नहीं आया वो हैंड रेस करेंगे। चलिए, मतलब इतने सारे लोगों को नहीं आया जिन्होंने थम्स अप किया है। जी, दांत निकालने का क्या परिचय समझें कि इनको डबल डबल समझ में आ गया क्या? चलिए, अब देखिए,
ऊपर की लाइन का अर्थ बता रहे हैं हमारे कोमल भैया। आपने उनके बारे में पूछा कि सम्मेद भैया के बारे में, कहाँ गए सम्मेद भैया? नहीं भैया जी, आज पूछ लूंगा, मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला, मगर आज पक्का पूछ लूंगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नंदा दीदी बताइए ऊपर की लाइन का अर्थ। वंदना भैया जी, टिक काले, टिक यानी 3, काले यानी काल में, चदु यानी 4, पाना यानी प्राण होते हैं, 3 काल में 4 प्राण होते हैं, इंद्रिय यानी इंद्रिय, इंद्रिय बल यानी बल, माऊ यानी आयु, इंद्रिय प्राण, बल प्राण और आयु प्राण, आन पान यानी श्वासोश्वास प्राण होते हैं। बहुत बढ़िया। किसके होते हैं? जीव के भैया जी। जीव के भैया जी होते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। किसके होते हैं? तो जीव के भैया जी होते हैं। अब यहाँ पर जो या शब्द लिखा है लास्ट में, वो या यहाँ पर और का प्रतीक है। तो अपन ने ये 4 प्राण समझे ना, तो उसमें एक जगह और लगा लेना। कहाँ पे? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण, और या यहाँ जोड़ देंगे और आंडपाण प्राण। ऐसे ये गाथा को लिखने का तरीका होता है, इसलिए ये बता दिया गया। तिक काले मतलब तीनों कालों में, भूत में, भविष्य में और वर्तमान में। कभी भी जीव जिएगा, पहले जीता था। जीव पहले क्या करता था? जीता था। तो इसको कह दिया अपन ने भूत। जीता है ये हो गया वर्तमान, और जीता रहेगा ये हो गया भविष्य। तो अपन जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना आप लोग, वैसे ही यहाँ पर आपको सेंटेंस लगा के चलना है कि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। वैसे यहाँ पर आपको भूत, भविष्य, वर्तमान। जब पहले जीव जीता था तब भी वह 4 प्राणों से जीता था। वर्तमान में जी रहा है तो 4 प्राणों से जी रहा है, और बाद में कभी जिएगा तब भी वो 4 प्राणों से ही जिएगा। इसलिए तिक काले करते यहाँ जीता था, जीता है, जीता रहेगा। किससे? 4 प्राणों से। ठीक है। किसी को समझ में नहीं है तो पूछ लीजिएगा, पर ऐसा ना हो कि हमें शर्मा के बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं आएगा। चलिए, रेणु दीदी सुन रही हैं आप? दूसरी वाली रेणु दीदी। भैया जी अब यहाँ नाम डालना पड़ेगा, रेणु फर्स्ट और रेणु सेकंड। जी भैया जी सुन रहे हैं, आप कानपुर बोल दिया करिए ना। अच्छा कानपुर, इन सही है जी, कानपुर। ठीक ठीक, अब आ गए समझ। जैसे हमारी 1-2 दीदी और आई हैं, शशि दीदी। तो एक हैं शशि दीदी, नहीं रश्मि दीदी, एक रश्मि दीदी सायगढ़ की हैं, एक रश्मि दीदी हरम योग वाली हैं। ठीक है। वैसे रेणु दीदी कानपुर। चलो ये बढ़िया। तो कानपुर दीदी आपको याद, रेणु दीदी आपको समझ में आ गया? रेणु दीदी कानपुर। हाँ जी आ रहा है समझ में भैया जी। हाँ बताइए कैसे लगाएंगे इसको अपन? आपने बताया भैया जी, टिक टिक का अर्थ है 3। हाँ काले काल में। हाँ चदु का 4। हाँ पाणा प्राण, 3 काल में 4 प्राण होते हैं। इंद्रिय बल और आयु, माऊ का मतलब आयु, और आना पाणो चा, और ये श्वासोच्छ्वास। हाँ। इस प्रकार मतलब भूत, भविष्य, वर्तमान में वो होते हैं। जीव के 4 प्राण होते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हुई ना भैया जी अभी पहला दिन है तो थोड़ा सा भी अटक के ही पढ़ पाएंगे। पहले ही दिन में आपने छक्का मार दिया, आप कह रही हैं अटक के पढ़ पाएंगे। चलिए कोशिश कर रहे हैं भैया जी। बिल्कुल भैया जी कोशिश कर रहे हैं, भैया जी कोशिश कर रहे हैं आपको पढ़ाने की। म्यूट कर लीजिए, म्यूट।
हाँ चलिए आगे चलते हैं। तो लगभग मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं अपन पढ़ रहे हैं, सबको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही आपको हर एक गाथा के अर्थ कंठ पे बैठ जाएंगे, इसमें कोई डाउट होने वाली बात नहीं है। हम इसी प्रकार से सारी गाथाओं को समझेंगे। आपको कभी भी अर्थ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप गाथाओं से ही पूरे अर्थ बता देंगे। ऐसा अपन पढ़ते जाएंगे। अब देखिए नीचे आते हैं अपन लोग। फर्स्ट लाइन तो अपन ने पढ़ ली है। फर्स्ट लाइन का पूरा अर्थ यदि अपन लोग निकालेंगे तो क्या निकलेगा कि जीव तीनों कालों में 4 प्राण से जीता था, जीता है और जीता रहेगा। कौन से हैं वे 4 प्राण? इंद्रिय प्राण, बल प्राण, आयु प्राण और श्वास प्राण। अब यहाँ पे नीचे कह रहे हैं कि व्यवहारासो जीवो। ये जो हमने ऊपर का वर्णन करके आए हैं कि जीव जीता था, जीता है और जीता रहेगा 4 प्राणों से, ये हमने किससे कहा है? व्यवहारा, व्यवहार से कहा है। किससे कहा है? व्यवहार से जीव तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता था, जीता है और जीता रहेगा। ऐसा फिर अपन प्रश्न कर रहे हैं अब कि आपने व्यवहार से कहा है तो निश्चय से कैसा है जीव? निश्चय ण दो दु चेदना जस्य। निश्चय न की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से? निश्चय न की अपेक्षा से जीव मात्र चेतना जस्य चेतन प्राणों से जीता है। किससे जीता है? चेतन प्राणों से जीता है। जीव किससे जी रहा है? चेतन प्राणों से, क्योंकि चेतना नहीं होगी तो इंद्रिय, बल, आयु, श्वास क्या कर लेगी? जब जीव के शरीर से आत्मा निकल जाती है तो उसके पास इंद्री तो होती ही है, 5 इंद्री रहती हैं, आँख भी रहती हैं, कान भी रहती है, मुंह भी रहता है, जिह्वा भी रहती, 5 इंद्री रहती हैं। बल भी रहता है उस शरीर में इतना, जब भी तो 4 लोग उठा के ले जाते हैं। बल नहीं होता तो 4 लोग क्यों उठा ले जाते, है ना? तो बल भी होता है। मायु मतलब आयु बस नहीं होती है फिर भी। और श्वास रहने वाले फेफड़े तो होते ही हैं। तो सारे सिस्टम रहते हैं, फिर भी ये जीव जीता नहीं है। क्यों नहीं जीता? क्योंकि चेतना जस्य। सही में देखा जाए, एक्चुअली में रियलिटी में देखा जाए तो जीव निश्चयतः सो चेतना प्राणों से जी रहा है। ठीक है। फिर इस चेतना को व्यक्त करने के लिए इंद्रिय, बल, आयु और आनुपान ये भी व्यवहार से प्राण कहे जाते हैं, क्योंकि ये नहीं होंगे तो जीव की कभी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। अपने पास भाषा तो होगी बोलने वाली, पर यदि अपने पास गले में कोई खराबी आ जाए तो हम उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे, है ना। हमें अंदर से तो क्षमता है देखने का, पर आँखें ऊपर से खराब हो गई हैं तो अब अंदर की रोशनी अंदर ही रह गई, बाहर व्यक्त नहीं हो पा रही है। वैसे ही हमें कानों की सुनने की शक्ति तो है अंदर, पर कान के पर्दा अकेला फट गया ऊपर वाला जो, तो पर्दा फटने के कारण से अब अंदर की जो सुनने की क्षमताएं थी वो क्षमताएं व्यक्त नहीं हो पा रही। तो उस क्षमता को व्यक्त करने के लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता होती है। इसलिए अपन लोग इंद्री की परिभाषा क्या बनाते हैं? इंद्री किसे कहते हैं? तो संसारी जीव की पहचान चिन्ह को इंद्री कहते हैं। ठीक है। अभी अपन समझेंगे एक एक चीज़ को धीरे धीरे करके। अभी तो आपने गाथा का अर्थ समझ में आ गया, किस किस को आ गया है, एक बात हम सब कर देंगे। भैया जी वंदना, वो जो दूसरे चरण में निश्चय नयोदो जो है, हाँ, वहाँ से कुछ समझ में नहीं आ भैया जी, थोड़ा और एक बार समझाइए। हाँ, उसमें हम ऐसा लगाएंगे, न विशेष रूप से 2 प्रकार के होते हैं। मूल में न कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक व्यवहार न और एक निश्चय न। ठीक है। तो व्यवहार में एक औपचारिकताएं होती हैं,
और निश्चय में रियलिटी होती है। वो निश्चय और व्यवहार की परिभाषाएं आगे आएंगी हालांकि अच्छे से, पर यहाँ भी फिर भी समझ लेते हैं। व्यवहार में क्या होता है, औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटी होती है, और निश्चय में क्या होता है, यथार्थता होती है। जैसे मान के चलिए कि व्यवहार में आप किसी की पिता हैं, व्यवहार में आप किसी के पति हैं, व्यवहार में आप किसी के भाई हैं, व्यवहार में आप किसी के अंकल चाचा हैं, व्यवहार में आप किसी के बड़े पापा हैं, व्यवहार में आप किसी के नाती हैं, पोता हैं, आदि आदि आदि। तो ये सब व्यवहार हैं। किंतु निश्चय कहेगा कि आप नाती नहीं हैं, पोता नहीं है, पुत्र नहीं है, पिता नहीं है, पति नहीं है, आप मात्र जीव हैं, जीव, ओनली जीव। तो ये निश्चय क्या कहता है, एकदम फिक्स चीज़ बताता है कि आप ये सारी चीज़ें तो नस्वर हैं। व्यवहार क्या करता है, नस्वर की ओर इंगित करता है, और निश्चय ने अनिश अनिन अनि 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 क्या बोलते हैं, अनिवश अनिन क्या बोलते, एक मिनट, अनिवश्वर अनिन क्या, अनश्वर भैया जी। हाँ वही तो बहुत शब्द निकल, कल ही तो अपन ने पढ़ा था वो जो भी, तो वो है अविनश्वर। अविनश्वर। हाँ सही है ठीक है, वो सब अविनश्वर है, मतलब कभी नष्ट होने वाली चीज़ नहीं है, उसके बारे में बताता है निश्चय ने, और जो नष्ट होने वाली है उसको अपना बताता है व्यवहार ने। तो व्यवहार की अपेक्षा से जीव को क्या बता दिया कि 4 प्राणों से जीता है, किसकी अपेक्षा, इंद्रिय, बल, आयु और अन्नपान। ये व्यवहार से इन 4 प्राणों से जीव जीता है। तो व्यवहार ने जो 4 प्राण बताए हैं वो हमेशा रहने वाले नहीं हैं, नश्वर प्राण है ये। कैसे हैं, नश्वर। तो जो नश्वर के बारे में बताता है वो है व्यवहार प्राण। और निश्चय ने क्या बताया है कि चेतना प्राण से जीव जीता है। तो चेतना हमेशा रहने वाली है, अविनश्वर है, कभी नश्वर नहीं होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर व्यवहार ने बताया, और यहाँ पर निश्चय ने दू का अर्थ यहाँ पर लिखा है और। दू जो शब्द आया है ना, दू शब्द जो आया उसको लेना है और, मतलब व्यवहार से तो ऐसा है जीव, और निश्चय ने की अपेक्षा से, दो मतलब अपेक्षा से, चेतना जस्य, जीव चेतना वाला है। कैसा है, चेतना वाला है। आपके अंदर चेतना है कि नहीं है कोमल भैया? जी भैया जी है। हाँ चेतना है, पर वो चेतना व्यक्त कैसे हो रही है, आप बोल पा रहे हैं भाषा के कारण हो पा रही, आप देख पा रहे हैं इंद्रियों के कारण हो पा रही है, आप हाथ पैर हिला रहे हैं तो बल के कारण हो पा रही है। चेतना मुख्य है, चेतना के कारण ही आप हाथ पैर हिला पा रहे हैं, किंतु फिर भी हाथ पैर होने से आपके इंसान होने का या आपके अंदर चेतना होने का परिचय मिल रहा है। तो दोनों आवश्यक हैं, पर जो हाथ पैर आदि हैं जिनसे हम जाने जा रहे हैं वे नश्वर हैं, और चेतना जो हमारी है वो अविनश्वर है। हम यहाँ से किसी भी गति में चले जाएंगे तो चेतना तो हमारे साथ रहने ही वाली है, वो कहीं नहीं जाने वाली। किंतु ये हाथ पैर नाक कान ये सब तो यहीं के यहीं नष्ट हो जाएंगे। तो व्यवहार से जीव तीनों कालों में 4 प्राणों से जीता है, और निश्चय से यथार्थ में रियल में देखा जाए तो जीव निश्चय प्राण से जीता है, मतलब चेतन प्राण से ही जीता है। समझ में आ गया? चेतना नहीं होगी तो उसके हाथ पैर आदि कोई काम करने वाले नहीं हैं। ठीक है कोमल भैया, चलिए। और कोई जिज्ञासा रह गई है इस विषय में? यदि नहीं रही हो तो फिर अपन लोग थोड़ा सा इसी कारिका को अब विशेष थोड़ा सा समझेंगे। चलिए, तो हम लोग 2-3 चीज़ों को और समझेंगे थोड़े संक्षिप्त में, फिर इस गाथा को कल अपन लोग और विशेष रूप से समझेंगे। क्योंकि अब अपन ने पढ़ाई तो अभी चालू की है, वैसे तो उच्चारण में अपना
15 अब आधे एक घंटा तो अपना उच्चारण में ही निकल गया था, आधा पौन घंटा। अब पढ़ाई तो अपन ने भी 20 मिनट की है मात्र, यहाँ पे लिखा आ रहा है 20 मिनट से अपन ने पढ़ाई की है प्रारंभ। तो अब समझते हैं हम लोग तिक काले। ये 3 काल तो आप लोगों ने समझ लिए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चदु भी आपने समझ लिए। पाणा, प्राण किसे कहते हैं? पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर बनता है कि प्राण किसे कहते हैं। तो जिन लोगों ने पहले 24 ठाणा को पढ़ लिया है वे अब इन सारी चीज़ों में माहिर हो चुके हैं। अभी इंद्री का पूछेंगे तो अभी सब बता सकते हैं बल के बारे में, क्योंकि प्राण वगैरह अपन ने पर्याप्ति प्राण ये पढ़ लिए हैं। फिर भी यहाँ पर एक बार और समझते हैं अपन उस चीज़ को, जो नए लोग आए हैं उनको भी इस चीज़ का ज्ञान अच्छे से हो जाए, ताकि इसीलिए अपन इस चीज़ को फिर से विशेष रूप से फोकस करते हैं। जितने भी जिनको भी ज्ञान पता नहीं है प्राण के बारे में, वो बहुत ध्यान से समझेंगे कि प्राण किसे कहते हैं। नए लोग, पुराने लोग कोई भी हैंड रेस ना करें। मुझे पता है कि आपको पता है, आप लोग ना करें, परेशान ना हो। किसी से भी नहीं पूछा जाएगा कि प्राण किसे कहते हैं। नए लोगों को थोड़ा सा अवसर दिया जाएगा। तो प्राण किसे कहते हैं, जो भी नए लोग हैं वो विशेष ध्यान देंगे। जिनसे प्राणी जीता है उसे प्राण कहते हैं। संक्षिप्त में परिभाषा आपकी जो कंठ में बैठ सके वो इतनी ही है कि प्राणी जिनसे जीता है उसे प्राण कहते हैं। प्राणी जिससे जीता है उसे प्राण कहते हैं। ये धवला जी की परिभाषा है। ठीक है, आ गए समझ में? जो भी नए लोग हैं एकदम, वे लोग थोड़ा सा आप थम्स अप करते जाएंगे कि हमें आ रहा है समझ में। हाँ, जैसे अंशु दीदी हुई, कानपुर रेणु दीदी हुई और लक्ष्मी दीदी हुई। चलिए, तो प्राणी जिनसे जीता है वो प्राण कहलाते हैं। अब दूसरी परिभाषा हम समझेंगे कि प्राण कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर बता दिया है 4 प्रकार के। मूल में प्राण कितने होते हैं? 4 प्रकार के। पर उससे पहले आप लोगों को ये लिखना है कि मूल में प्राण, जब भी द्रव्य संग्रह की अपेक्षा पूछे जाएंगे तो आपको 4 ही प्राण लिखना है। अभी जब प्रश्न आपका 1 सप्ताह 15 दिन के बाद एक टेस्ट होगा, तो उसमें यदि पूछा जाए कि द्रव्य संग्रह के अकॉर्डिंग मूल में प्राण कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लिखेंगे 4 प्रकार के। ठीक है। और यदि वैसे देखा जाए तो मुख्य में प्राण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। लिख लेंगे जिनके पास भी पेन कॉपी है। पहला प्राण है द्रव्य प्राण, दूसरा है भाव प्राण। पहला प्राण है द्रव्य प्राण और दूसरा है भाव प्राण। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर द्रव्य प्राण जो हमने इंद्रिय, बल, आयु ये सब लिखे हैं ना, ये सब द्रव्य प्राण के अंतर्गत आते हैं। इंद्रिय की रचना होना, बल हाथ पैर की रचना होना, ये सब क्या है? द्रव्य प्राण। आयु है, अन्न पान है, ये सब द्रव्य प्राण कहलाते हैं। और भाव प्राण कौन सा है? तो अपने चेतन प्राण को भाव प्राण कहते हैं। जो व्यवहार प्राण है ना, वे सब द्रव्य प्राण में आ जाते हैं। और चेतन प्राण जो निश्चय प्राण है वो किस में आ जाता है? भाव प्राण में आ जाता है। अब हम लोग इंद्री किसे कहते हैं, इंद्री कितने प्रकार की होती हैं। बल किसे कहते हैं, बल कितने प्रकार के होते हैं। आयु और श्वासोच्छ्वास क्या होता है। फिर उसके बाद चेतना कितने प्रकार की होती है, चेतना कैसे काम करती हैं, इन सब चीज़ों को कल की क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। और किसी की कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा आज का विषय यहीं पर रोका जाएगा।